चले जी, हमने स्ट्रैटेजी का पूरा एरिया रिवाइज किया और पूरा एरिया रिवाइज करने के बाद अब हम एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिस इज बेसिकली ICW पेज PLC। सर ICW को एक क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि इसमें हमारी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाती है। सिनेरियोज होते हैं, प्रैक्टिकली हम इन्हें जो है वो समझ सकते हैं। और इसके अलावा एक ही क्वेश्चन के अंदर हम मल्टीपल एस्पेक्ट से अपने सवालों को जो है वो टेकअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसने इन असेसमेंट ऑफ एसपीज मार्केट एनवायरनमेंट दिया है। इधर हम कंपटीशन और जनरल एनवायरनमेंट को जो है अंडरस्टैंड करेंगे। एंड इन इवैल्यूएशन ऑफ द की रिस्क करंटली फेसिंग बाय द कंपनी। थोड़ी सी रिस्क असेसमेंट पे भी यहाँ बात करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट अगरचे अभी आज के सेशन में हमने उसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन मैं करने से पहले इंशाल्लाह आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। हम की रिस्क की यहाँ पर बात करेंगे और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी ए, यू शुड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स। इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी बी, यू शुड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रैटेजी एज वेल। ठीक है, ये एंड लिखा हुआ होगा आपके हैंडआउट में, यहाँ पर ये शायद वो ढका हुआ होगा। मैंने इसको हटा दिया क्योंकि 5 रिक्वायरमेंट्स सवाल में थी ओरिजिनली। हमें 3 ही करनी है, हमारे लिए रेलिवेंट 3 है। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट BFD के लिए है। तो BFD का कभी कोई सवाल कर रहे होंगे आप तो वहाँ पे काम आ सकता है। वैसे ICW की किट में आपको ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उतने ही रिक्वायरमेंट्स लिए हैं जो हमारे लिए यहाँ पर रेलिवेंट है। और जितने रेलिवेंट एग्जिबिट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे एग्जिबिट 1, 2, ठीक है, ये एग्जिबिट 3 और फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपका एग्जिबिट 4। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे इसको जो है वो टेकअप किया। सही, आए इस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं स्ट्रैटेजी कैसे इसमें अप्लाई होता है, रिस्क असेसमेंट कैसे अप्लाई होता है। जो चीज़ नहीं पढ़ी होगी उसको हाथ के हाथ उसी वक्त रिवाइज करके फिर हम सवाल के ऊपर जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे और इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अस्यूम इट इज नाउ जुलाई 2015 रख लें आप इसको। You are Nat Ahmed, a member of staff at a firm of business advisors, Dancer Beeston Peters, DBP. One of the DBP's partners, Josh Pelch, advises Page PLC. Page PLC आपके client का नाम है। Page is an AIM listed company which was established many years ago. पुरानी कंपनी है। It has several subsidiaries in the UK, most of which produce processed packaged food such as cereal, tin foods and snack foods. ये इनकी target market of product है। They basically produce processed packaged foods such as cereals, tin foods and snack foods for the major UK supermarkets. Although sales are principally to UK customers, Page has a growing amount of sales in the rest of the Europe. काफी ज्यादा इनकी ग्रोइंग सेल्स हैं यूरोप वाली साइड पे और ये प्रिंसिपल काम इनका यूके कस्टमर्स की तरफ है। लेकिन यूरोप, बाकी यूरोप के एरियाज में, जैसे यूके भी यूरोप का ही पार्ट है, बाकी यूरोप में, रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी इनके प्रोडक्ट्स काफी मशहूर हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लिम्स वेल्थ प्रोडक्ट्स लिमिटेड। 6 years ago in 2009, 2015 हमने ऊपर रखा है इसको, 2015 तो ये 2009 हो गया। Page purchased a majority holding 80% of the ordinary share capital in Slim Svelte Products Limited. SP's original founder, Claudia Svelte, who holds the remaining 20% of the ordinary share capital, continued as chief executive of the company. The 3 other SP board members were appointed by Page. They are also main board directors of Page. एक इन्होंने एक्विजिशन की है कोई 6 साल पहले कंपनी की, 80% इन्होंने यहाँ पे एक्वायर कर लिया। ठीक है, जिसके पास रिमेनिंग 20% ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, जिनका नाम है क्लॉडिया। क्लॉडिया को इन्होंने कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो 3 बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि पेज ने अपॉइंट किए हैं वो इन्हीं के पेज PLC के बोर्ड मेंबर्स हैं जो यहाँ पे भी आ गए। SP produces and sells a range of milkshake products which are designed to be used as a meal replacements to help consumers to lose weight. Details about the market for weight loss products are provided in Exhibit 1 together with background information in SP Exhibit 2. ये कंपनी के बारे में बात हो रही है, SP के बारे में, जिसको उन्होंने 6 साल पहले एक्वायर किया था। Page has approached your firm, जिसमें आप काम करते हैं, for assistance in determining its future strategy in relation to SP. तो स्ट्रैटेजी के तो आप जीते हैं, SP में पढ़ भी रहे हैं, तो ये आपसे ही पूछा जा रहा है। Meeting with Page chief executive. Page's chief executive Charles Digby called a meeting with Josie. Charles started the meeting. When we bought SP, it was performing very well. However, since the acquisition, SP's performance has declined significantly. बहुत ज़्यादा decline कर गई। Milk, processed milk बनाते हैं ये weight कम करने के नाम पे। There are 2 principal reasons. Firstly, the effects of the global recession, and secondly, trends in the weight loss market have altered.
Growth in the meal replacement market has slowed and weight loss products have become more diverse. एक तो ये नजर आ रहा है कि भाई ग्लोबल रिसेशन है, इस तरह के फालतू प्रोडक्ट्स पे लोग पैसे जाया नहीं करते जब ऐसा रिसेशन होता है, या तो वो अपने आप को मोटा एक्सेप्ट कर लेते हैं, वेट जो है हैवी वेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि जी भूखा रहकर वजन कम किया जा सकता है। ठीक है। सेकेंड, ट्रेंड्स इन द वेट लॉस मार्केट हैव अल्टर्ड। इन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं किया। अब जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वेट लूज करने के, वो ज्यादा मील रिप्लेसमेंट या जो इस तरह के सब्सटीट्यूट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, इसके अराउंड नहीं है। अब वो ज्यादा आप दुनिया में अगर पढ़ेंगे तो वेट लॉस की जो टेक्निक्स हैं वो फास्टिंग की तरफ जा रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा रही है, या बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पोर्शंस में खाने की तरफ जा रही है। सारा आइडिया ये है कि आप जब फास्टिंग करते हैं, लंबे पीरियड तक कुछ खाते नहीं है, तो आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे आ जाते हैं और वो आपकी बॉडी को हेल्प करती है उस फैट पर शिफ्ट करने में जो फैट आपकी बॉडी में जमा हुआ है। तो जो ब्रीदिंग आप करते हैं, मूवमेंट आप करते हैं, काम आप करते हैं, ब्रेन को जो ग्लूकोज चाहिए होता है, वो सारा कीटोन डिपेंडेंट या फैट डिपेंडेंट हो जाता है। ये ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज हो चुका है पिछले 8-10 साल के अंदर। लोगों को समझ में आ गया है कि भाई खाने से वजन बढ़ता है तो ना खाने से कम होगा, कुछ भी खाने से वजन कम नहीं होगा। ठीक है, ये खा लें वो खा लें वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी ना खाएं वेट कम हो जाएगा, सिंपल एज दैट, आसान सा फॉर्मूला है। Growth in the meal replacement market has slowed and weight loss products have become more diverse. Two mutually exclusive strategies have emerged in Paid's board directions about the future of the investment in SP. Strategy A. दो strategies यहाँ पे इनके पास आ रही हैं. Is to retain the investment in SP and use SP as a vehicle to build up Paid's presence in the weight loss market. इसी को हम revive करें और इसको अपनी presence की जो है वो वजह बनाएं in the weight loss market. दूसरा, to dispose of SP as quickly as possible and to use the funds released to build up the core business of food processing. एक तो ये कि भाई ये धंधा चलाओ, इसमें टर्न अराउंड करो, आप जो है वो नई चीज करो कोई, या इसको बेच दो और पैसों को अपने एग्जिस्टिंग धंधे में लगा दो। Strategy A, which has my support, is based upon an expectation that the weight loss market will grow exponentially over the next few years. SP is Page's only subsidiary operating in this important market, but its current narrow product range inhibits growth. We should be able to use the SP brand to introduce an exciting new range of products. Objective ये है कि टर्न अराउंड करें, नए प्रोडक्ट्स लेके आए। We have had various ideas about this range, but would appreciate some advice from DBP. Strategy B is favored by Page's finance director, Asha Kennedy. She thinks that Page will maximize its future profitability by focusing on its food production business, and that Page's 80% shareholding in SP should therefore be sold. ठीक है, और ये जो फाइनेंस डायरेक्टर ये कहती हैं भाई खल्ली वल्ली कराओ, फालतू काम कर रहे हो, पता वता है नहीं तुम्हें वेट लॉस मार्केट का कुछ, बेवकूफ़ी के काम कर रहे हो, बेचो इसको और पैसा अपने कोर धंधे में लगाओ जो आपका फूड प्रोसेसिंग का धंधा है। अच्छा, आयरॉनी है, बिल्कुल आयरॉनिक है, फूड प्रोसेसिंग से बॉडी तबाह होती है, उससे वेट बढ़ता है। आप प्रोसेस फूड खा लें, लेस खा लें, चिप्स खा लें, फ्रेंच फ्राइज खा लें, ये सब प्रोसेस फूड है, बर्गर्स है, पिज्जा है, ये सब चीज़ें सब प्रोसेस फूड है। मैं भी वो शौक से खाता हूँ, ऐसा नहीं मैं बहुत बेपारसा हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक कंपनी प्रोसेस फूड बना के लोगों को मोटा कर रही है और दूसरी कंपनी वेट लॉस के नाम पे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही है। शैतान भी हम और फरिश्ते भी हम, अल्लाह ताला आसानी करे। We have had various ideas about this range, but would appreciate some. अच्छा ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी के बेच के फारिग करो। की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पेज एग्जिबिट 5 विद समरी, ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट हमें नहीं करना। सही है, ये एग्जिबिट्स में लेके भी नहीं आया, नॉट रेलेवेंट फॉर अस। What we need from DVP is an unbiased opinion. Please prepare a report before the next board meeting which presents a reasoned discussion of the two strategies. The partner's instructions. Upon a return to DVP, Josie provides you with the summary of her meeting with Charles Digby and gives you various documents he exhibits. He then sends you the following instructions. Instructions में क्या कहता है भाई, assess करो SP की market environment को और evaluate करो कि कौन से key risk हैं जो फिलहाल कंपनी फेस कर रही है। इस पर्पस के लिए आप प्रपोज स्ट्रैटेजीज को भूल जाए, पहले आप सिर्फ जनरल इवैल्यूएशन ऑफ SP करें। यहाँ पे SP's मार्केट एनवायरनमेंट एंड रिस्क, पहले बिल्कुल जनरल काम कर लो। अब उसके बाद बताओ कि स्ट्रैटेजी A काम की है या स्ट्रैटेजी B काम की है। बताना क्या है, दोनों में क्या चीज बतानी है भाई। स्ट्रैटेजी A में बताओ कि क्या बेनिफिट्स और रिस्क हैं, और स्ट्रैटेजी B में बताओ कि क्या बेनिफिट्स और रिस्क हैं। सर रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क का मतलब होता है द चांस ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग, कोई चीज गलत हो जाए। अब कुछ प्योर डाउनसाइड रिस्क होते हैं, जैसे आग लग जाए तो नुकसान होगा ही होगा,
लेकिन कुछ स्पेक्यूलेटिव रिस्क होते हैं जिसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि बिजनेस में हमेशा फायदा नहीं होता, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो जब आपका फायदा हो रहा है गेन है, नुकसान हो रहा है लॉस है, ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहलाता है। 3 तरीके के प्राइमरी रिस्क होते हैं। एक स्ट्रेटेजिक रिस्क जो बिजनेस लेवल पे होता है, जो अगर हो जाए तो पूरा बिजनेस तबाह बर्बाद हो जाएगा। दूसरा टेक्टिकल रिस्क, कि अगर हो जाए तो आप 2-3 साल के लिए मुश्किल में आ जाएंगे लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे कि प्रोडक्शन हेड है, प्रोडक्शन का सब जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उसके सब कुछ दिमाग में था, आपने लिख के नहीं रखे थे प्रोसेसेस, वो चला गया, प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, आपको 2 साल लगे सारे प्रोसेसेस दोबारा बनाने में और लोगों को समझाने में, ट्रेन करने में। ये टेक्निकल रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क, छोटे छोटे मसले, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का ट्रक खराब हो गया, मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, थोड़ी देर के लिए आपका काम इससे खराब हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए नुकसान होगा लेकिन फिर रिवाइव कर जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क जो बिजनेस को ही बंद करा दें, टेक्निकल रिस्क जो 2 साल 3 साल की मुश्किल खड़ी कर दें, ऑपरेशनल रिस्क जो छोटे छोटे ऑपरेशनल मसाइल आते रहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है, इसमें स्ट्रेटेजिक रिस्क आता है, डाउन साइड रिस्क के अंदर टेक्निकल और ऑपरेशनल रिस्क आपके पास जो है वो आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉपर कंट्रोल्स हैं, प्रोसेसेस बनाना है, लोगों को ट्रेन करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स हैं, सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी का यूज है, फिर उसके ऑडिट्स हैं, लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, मॉनिटरिंग करना, रिस्क असेसमेंट का एक डिपार्टमेंट बनाना, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इस चीज के ऊपर फोकस करना, ये सारे वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो एक कंपनी को रिस्क असेसमेंट में काफी हद तक हेल्प करते हैं और कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट में काफी हद तक जो है वो कारआमद साबित होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 2-4 तरीके ही हैं भाई। आप रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क अवॉइड कर दो, सिंपली अवॉइड कर दो। आप रिस्क ले सकते हो तो आप उसको मैनेज करो, यानी कि उसको हेज करो। रिस्क अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उसके हिसाब से आप रिस्क लें। आपकी दौलत 1 करोड़ रुपए की है, ऐसा काम करें कि मैक्सिमम 2 लाख का नुकसान, ऐसा काम ना करें कि 80 लाख का नुकसान हो जाए, इतना रिस्क ना लें। 2 लाख का नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं यार मैं यंग ब्लड हूँ, कोई बात नहीं, 10 लाख का भी नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है चलो 10 लाख का रिस्क लो, 50 लाख का रिवॉर्ड एम करो, 40 लाख का रिवॉर्ड एम करो, फायदा एम करो। ये रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, रिस्क को मिनिमाइज करना। कभी कभी आप रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं किसी और को, कि भाई इंश्योरेंस कंपनी है वो रिस्क उठा रही है, आपने प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस वाले पे बर्डन डाल दिया। कभी कभी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मैं जितने भी कंट्रोल्स लगा लूँ ना, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा ही, मुझे लेना पड़ेगा वरना मैं बिजनेस चला नहीं सकता। तो जितने भी आप कंट्रोल्स लगा लें, थोड़ा बहुत जो रिस्क आपका रह जाता है वो रेसिडुअल रिस्क कहलाता है, रेसिडुअल रिस्क कहलाता है। तो मैंने रिस्क असेसमेंट की कुछ बेसिक मोटी मोटी टिप्स एंड चीजें जो टारा फ्रेमवर्क के नाम से मशहूर है, और तरीका कार है ये रिस्क को मैनेज करने का, एक्सेप्ट करना, ट्रांसफर करना, रिड्यूस करना, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरल इवैल्यूएशन कर रही है मार्केट की। सर क्या इवैल्यूएट करेंगे, कंपटीशन के हिसाब से हो सकता है या 5 फोर्सेस अप्लाई हो जाए, इन्फॉर्मेशन बताएगी कि यहाँ क्या अप्लाई हो सकता है पेस्टल के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी हो सकता है पोर्टस डायमंड के हिसाब से दी हो सकता है मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से दी हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी है हम मार्केट को असेस करेंगे कि भाई वेट लॉस की मार्केट में हमें ऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल रिस्क एसपी के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। फिर जो स्ट्रैटेजी ए है इसके फायदे नुकसान पे बात करेंगे, जो स्ट्रैटेजी बी है उसके फायदे नुकसान पर बात करेंगे। इस तरीके से हमारा ये सवाल इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हमने इसके एग्जिबिट्स को नहीं पढ़ा है, सिर्फ बेसिक बैकग्राउंड समझा है कि भाई ये कंपनी है वो सब्सिडरी के बारे में सोच रही है, उसकी सब्सिडरी वेट लॉस मार्केट में काम करती है, तो वो ये अंदाजा लगा रही है कि यार हमें इस कंपनी को बेच देना चाहिए, इसको कंटिन्यू करके इसके प्रोडक्ट्स में नई रेंज, बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर वेट लॉस की प्रोडक्ट मार्केट, मुझे बताओ ये पर्चा हेडिंग को पढ़ने के बाद ये वेट लॉस की मार्केट के बारे में उन्होंने बताया, ये तुम्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन लग रही है या कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन लग रही है? अभी मैंने स्ट्रैटेजी को 2 में तोड़ा, इंटरनल एक्सटर्नल, कौन सी इंफॉर्मेशन लग रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल? सर ये एक्सटर्नल लग रही है। तो एक्सटर्नल के अंदर कंपनी की कैपेबिलिटीज पे बात नहीं होती, इन्वायरमेंट पे बात होती है कि लोगों को आया ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन characterizes obesity as a global problem which is projected to become much more serious over the next few years। ये 2015 का सवाल है जो आप देख रहे हैं, 2015 का सवाल है। 2023 में तो ये मसला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो दुनिया में ओबेसिटी का शिकार थे वो डायबिटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं और बहुत तेजी से ये बीमारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग कहते हैं बीमारी नहीं है, कंडीशन है, लेकिन बहरहाल एहतियात, परहेज, ये सब चीजें इसमें भी होती हैं।
which is projected to become much more serious over the next few years. Since 1980, worldwide obesity levels have doubled, which some authorities attribute to an increased consumption of processed foods. हत्ता कि हमारे घरों में जो गंदम का आटा भी जो आता है, चक्की का जो आटा होता है, वो भी इतना रिफाइन हुआ होता है, इतनी दफा हमने उसको पीसा होता है, इतना रिफाइंड होता है कि बस वो व्हाइट किस्म का सिर्फ एक पाउडर रह जाता है। वो प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है, ना उसमें फाइबर बचता है, ना उसमें प्रोटीन बचता है, कुछ भी नहीं बचता, हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। लेकिन ये हाईली प्रोसेस्ड फूड खाने में बड़े चटकारे होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं, लोग खाते हैं इनको। अब पिज्जा बर्गर आपको ये अच्छा लगता है ना, सब प्रोसेस्ड फूड है। It is estimated that within the next 15 years, 2.2 billion people in the world will be overweight or obese. और ये आज हो चुका है, आज ऐसा हुआ है। Currently, the highest concentration of overweight and obese people is in the USA. Other developed countries are fast approaching similar percentages, and some developing economies are experiencing similar trends. अब पूरा मुल्क अगर obesity की तरफ जा रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा खाना इनके पास अवेलेबल है। The market for products that aim to help consumers to lose weight is also growing fast. The global weight loss market is currently estimated to be worth nearly $600 Arab. That's humongous, huge. हाँ भाई, वेट लॉस मार्केट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहां पर है, बताएं जी। वेट लॉस मार्केट कहां पर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? सर इंट्रोडक्शन के कॉर्नर पर है, ग्रोथ के स्टार्ट पर है, ऐसे समझो। बस इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लोगों को इसके यूज समझ में आ गया है, लोगों को जरूरत समझ में आ गई है, बस अब ये ग्रोथ पकड़ रही है, वेरी फास्ट ग्रोइंग, of which 40% is attributable to the USA and 1/3 to Europe. ठीक है। The market for weight loss products can be segmented as follows. Segmentation भी दी हुई है। अब आपको ये सारे टॉपिक्स का सेंस समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस इन्हें कैसे यूज करता है। मार्केट सेगमेंटेशन कल हमने पढ़ा है, आज देखो एक कंपनी की असेसमेंट आपके पास मार्केट सेगमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से आ गई। The market for weight loss products can be segmented as follows. Diet food products, ready meals, meal replacements such as milkshake range produced by SP, artificial sweeteners, weight management services यानी कि consultation, alternative therapies, diet clubs, support groups, diet food home delivery services, health clubs and gyms. आप में से किसी को अगर कभी कीटो डाइट का इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो मैंने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ है, कभी किसी को पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। कीटो के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मिलते हैं, तो आप जाके वेबसाइट्स पर सर्च करेंगे ना, बड़े महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, 7-7 हज़ार की, 12-12 हज़ार की एक बकेट होती है, उसमें जी 1-1.5 किलो बादाम का आटा होगा और ये 2-4 चीजें, कोकोनट का आटा होगा, 2-4 चीजें होंगी, 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये का आपके पास एक पूरा जो पैकेज होता है। तो ये महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। डाइट फूड, होम डिलीवरी सर्विसेज, हेल्थ क्लब्स एंड जिम्स, ये थोड़ा कंसल्टेशन की तरफ है। और फिर वेट मैनेजमेंट, ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स, ये चीजें भी यहाँ पर आती हैं। There are strong competitors in all segments of the market. Large international food processing companies are major producers of diet food products. Some smaller companies operate in particular market niches, for example, in the herbal supplements businesses. तो कुछ competitors हैं मार्केट में, इंटरनेशनल फूड प्रोसेसिंग कंपनीज भी हैं जो डाइट फूड बनाती हैं, कुछ छोटी कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर मार्केट में काम करती हैं, यानी कि छोटी छोटी नीश में काम करती हैं, जैसे कि हर्बल सप्लीमेंट वगैरह में। A significant part of the market comprises people who have been often repeatedly unsuccessful in dieting. जाहिर है जो डाइट में अनसक्सेसफुल होता है वही ये सब मंजन खरीदता है, जो डाइटिंग से वजन कम कर ले उसका तो फिर कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। For most dieters, the ideal solution would come in the form of a pill. Although the pharmaceutical industry has produced diet pills, they have generally had unwanted side effects and have not been effective in the long term. कोई भी चीज आप इसमें से उठा लें, आपको उसके साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे, ठीक है ना, साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे भी यही वाली सारी चीजें जो है वो बता रहे हैं कि जी साइड इफेक्ट्स हैं, और कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ऐसे प्रोडक्ट्स बना लिए हैं लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स जो है वो बहरहाल नजर आ रहे हैं। तो कंपटीशन ऐसी कंपनीज का भी है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और कंपटीशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का भी है। अगर आप गौर से देखो तो ये जो फार्मास्यूटिकल पिल्स है ना, ये सब्सटीट्यूट है, दीज आर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। एग्जिबिट 2 के अंदर क्या कहते हैं? एग्जिबिट 2 में कहते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय आशा कैनेडी, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ पेज। ये कहती हैं सर एसपी वाज फाउंडेड 11 इयर्स, 2004 में बनी थी और हमने 2009 में एक्वायर कर ली। जिसने कंपनी बनाई उसने 5 साल में बेच दिया, अपने पैसे बना लिए। बाय क्लॉडिया हु इनिशियली ओन्ड 100% विद शेयर कैपिटल। Claudia had previously worked with Charles Digby, chief executive of Page. Charles provided Claudia with a lot of advice, and in 2007 he recommended that Page lend SP funds to expand the business. By 2009, SP had become very successful, generating an annual revenue of $75 million, pounds,
and a profit after tax of 5.6 million pounds. That is very good, near to 8% net margin. The Page board decided to purchase 80% of SP's ordinary share capital from Claudia for 48 million pounds on 1 April 2009. Since 2009, new entrants to the meal replacement market have had an adverse effect on SP's sales and profitability. शुरू में इन्होंने बड़ा अच्छा एंजॉय किया, बाद में जब नए कंपेटिटर्स आए तो उस पर इनका प्रोडक्ट जो है वो नहीं चल पाया. अब ये क्या बन गया? बीसीजी मैट्रिक्स में ये प्रोडक्ट कहाँ चला गया बताओ? मार्केट तो ग्रोइंग है, हम नहीं ग्रो कर पा रहे, हमारा शेयर अच्छा नहीं है. जल्दी से सारे लोग लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे. जो लोग डॉग कह रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या ये मार्केट डिक्लाइनिंग है? जो लोग डॉग कह रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या ये मार्केट डिक्लाइनिंग है? क्या ये मैच्योर हो चुकी है? क्या ये खत्म होने वाली है? नहीं सर, प्रॉब्लम चाइल्ड. इट्स अ ग्रोइंग मार्केट बट वी आर नॉट एबल टू टेक अ वेरी गुड मार्केट शेयर इन इट. वी स्टार्टेड विद अ गुड मार्केट शेयर बट समहाउ इट डिक्लाइंड. जैसे ही नए प्लेयर्स इसमें एंटर हुए, देखो खुले अल्फाज में लिख रहा है ये, न्यू entrants to the meal replacement market have had an adverse effect on SP's sales and profitability. The global market for meal replacement products is expected to grow, especially in relatively new markets such as parts of Asia. However, barriers to entry are low. और आज तो सर बहुत ही आसान हो गया. आप 20-25 किलो वजन गिराएं, यूट्यूब पे एक चैनल बनाएं, बिफोर आफ्टर की तस्वीरें लगाएं, आपकी व्यूअरशिप आना शुरू हो जाएगी. फिर एक फैक्ट्री के साथ जो है वो व्हाइट लेबल करें, उनको प्रोडक्ट की रेसिपी दें, उनसे प्रोडक्ट बनवाएं, बेचना शुरू कर दें. बहुत लोग कर रहे हैं ये. ठीक है, मुझे तो अक्सर जरूरत पड़ती ही रही है वेट लूज करने की, तो मैंने बहुत कुछ ऐसा पढ़ा है. हर बार मैं वेट लूज करता हूँ, हर बार बढ़ जाता है. खैर, खाने पे कंट्रोल नहीं बार. The global market for meal replacement products is expected to grow, especially in relatively new markets. However, barriers to entry are low and therefore it will remain a challenge to maintain a grow market share. ठीक है ना, मार्केट शेयर ग्रो करना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज रहेगा. भाई ये रॉकेट कहते हैं कैश का, तो तुम्हारा नाम थोड़ा प्रोफेशनल नाम रखो, अल्लाह माफ करे. अगर तुम यूएस का वीजा अप्लाई करने जा रहे होते और वहां पे तुमसे कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या, तुम रॉकेट बताते, तो वो क्या करते, तुम्हारे साथ रॉकेट पे आग लगा के तुम्हें आसमान में भेज देते. नाम अपना चेंज करो, सही तरीके का नाम रखो. कैश काउ क्यों नहीं है सर? कैश काउ इसलिए नहीं है क्योंकि इनका शेयर इतना ज्यादा नहीं है, इनका खुद का शेयर इतना ज्यादा नहीं है. आपका अगर शेयर ज्यादा होता और मार्केट मैच्योर होती तो कैश काउ होता. आपका अपना शेयर ही नहीं है इतना ज्यादा. ठीक है, मार्केट भी मैच्योर नहीं है. चलें जी, मार्केट ग्रोथ फेज में आपका शेयर ज्यादा नहीं है इसलिए प्रॉब्लम चाइल्ड है. मार्केट मैच्योरिटी भी होती है और आपका शेयर कम होता तो हम कहते कि यार ये डॉग है. मार्केट मैच्योरिटी भी होती है, आपका शेयर ज्यादा होता तो हम कहते कि ये कैश का हो. ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स का इशू है, मार्केट ग्रो. ठीक है, चलें जी, ये हो गया हमारा बेसिक बैकग्राउंड. यहाँ पर एग्जिबिट 3 में हमें क्या बताते हैं? एग्जिबिट 3 में स्ट्रैटेजी ए बताते हैं, 4 में स्ट्रैटेजी बी बताते हैं. तो ठीक है, इसकी तो अभी हमें जरूरत नहीं है. हमें ये रिक्वायरमेंट दोनों स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचने से के अलावा करनी है. ये जो हमारी जूम मीटिंग है, इट्स अ क्लासरूम. ये प्रोफेशनल मीटिंग सेटअप है, कोई दोस्ती यारी का प्लेटफॉर्म नहीं है. नाम अपना तरीके का रखो. कोई माइक पे कोई जवाब देना हो तो अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाओ. एक टीचर को, पढ़ाने वाले को आपका नाम अगर याद रह गया, कल को जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो याद रख सकता है कि हाँ यार फलां स्टूडेंट है, बड़ा प्रोफेशनल है, बड़ा एटिकेट्स वाला है, इसको पूछ सकते हैं, शायद ये काम कर ले, ये इस चीज़ में जो है वो आगे बढ़ जाए. और प्रोफेशनल रहा करें आप, एक प्रोफेशनल सेटअप, एक प्रोफेशनल मीटिंग में. ठीक है, चलें. ऑल राइट, तो सर हमने एग्जिबिट 1 मार्केट को एनालाइज किया, एग्जिबिट 2 यहाँ पे मार्केट को एनालाइज किया, कंपनी को एनालाइज किया. अब रिक्वायरमेंट देखते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या कहती है. सर हमारी रिक्वायरमेंट कहती है कि आप एसपी के मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज करो. बताओ कैसे असेस कर सकते हो. यहाँ पेस्टल लगा सकते हो, यहाँ पे 5 फोर्सेस लगा सकते हो, यहाँ पे पोर्टर्स डायमंड लगा सकते हो, सेगमेंटेशन लगा सकते हो. क्या मॉडल समझ में आता है? कौन सा मॉडल समझ आता है यहाँ? वैल्यू चेन. कंपनी के इंटरनल प्रोसेस के बारे में बताया है कुछ? वैल्यू चेन में तो आप कंपनी का इंटरनल प्रोसेस देखते हैं. वैल्यू चेन कैसे पता चलेगी? यहाँ पे कंपनी ने बताया वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या कर रही है, प्रोडक्शन में क्या कर रही है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या कर रही है. कंपनी ने बताया. मैंने पहले सवाल ये पूछा था कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है. वैल्यू चेन तो एनालिसिस ही इंटरनल का है. सर 5 फोर्सेस लग सकता है. एक्सेलेंट. इन्होंने आपको मार्केट साइज के बारे में भी बताया है, करंट स्टेज के बारे में बताया है, कंपेटिटर्स के बारे में भी बताया है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया है, इन सब के बारे में बताया है. तो आपने एनालाइज करना है कि जी इनका मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है. ठीक है सर, व्हाई नॉट पेस्टल? यार सारी जो डिस्कशन है ना वो कंपटीशन को बताने में लगा दी है.
इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बताया नहीं, इन्होंने लोगों की इकोनॉमिक्स के बारे में बताया नहीं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताया नहीं, लीगल के बारे में बताया नहीं, सिर्फ सोशल नॉर्म बता दिया कि लोग मोटे हो रहे हैं, बस सोशल पर्सपेक्टिव बता दिया। लेकिन 5 फोर्सेस के हवाले से इन्होंने एंट्री, नए एंट्रेंस की एंट्री लो है ये भी बताया, बहुत सारे लोग इसके अंदर एंटर हो रहे हैं ये भी बताया, ये भी बताया कि जी एट द सेम टाइम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो पिल्स है हमारे पास वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें उन्होंने 5 फोर्सेस के हवाले से हिंट दिया। मैं पूरा आंसर नहीं बताऊंगा, कुछ खुद से अप्लाई करो, लिखने की कोशिश करो, फिर मैं यहाँ पे पॉइंटर्स लिखवाता हूँ। अली हैदर डायमंड कैसल्स, डायमंड के अंदर तो आप एक स्पेसिफिक कंट्री के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई इस रीजन में ये चीज इतनी कामयाब क्यों। विद इन यूएसए डिमांड कंडीशन में क्या लिखोगे बताओ, फैक्टर कंडीशन में क्या लिखोगे, ऑलवेज आस्क द वाई फैक्टर, क्यों वाई डायमंड, क्या लिख पाओगे, यूएस के बारे में क्या बताया है इन्होंने यहाँ पे। और ये कहाँ पे बताया है कि भाई ये जो डाइटरी हैबिट्स की इंडस्ट्री है वो यूएस में कामयाब हो चुकी है, ये भी नहीं बताया कि कामयाब हो चुकी है। समझ में आ रही है बात, मैं अपना थॉट इम्पोज नहीं कर रहा, आई एम मेकिंग यू थिंक अबाउट इट। सोचें, सोचिए थोड़ा सा कि क्या डायमंड के लिए मुझे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या मैं डायमंड के चारों एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, थोड़ा सा उसको एनालाइज करें। चलें, आई एम गिविंग यू 7 to 8 मिनट्स ओवर हियर, मैं उसके बाद आपके साथ सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करूंगा। इस एरिया को आपने अटेम्प्ट करना है। टेन मिनट्स टाइम, जो समझ में आता है, सही गलत अच्छा बुरा जैसा समझ में आता है वो लिखना शुरू करें, मैं फिर इसका सोल्यूशन आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन नाउ। अगर आप में से किसी को अपना आंसर शेयर करना हो या माइक पर बताना हो तो दे कैन लेट मी नो। तमीम कहते हैं सर बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर इज कस्टमर्स इज टेंड टू बी हाई as this is not a single supplier having a dominant share in the market which will allow buyers to bargain the price। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। थोड़ा सा ना मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, देखिए जब आप इस तरीके का कोई मार्केट एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से पढ़ पढ़ के कीवर्ड्स निकालें, उसमें से सेंटेंसेस को पढ़ते जाएं और कीवर्ड से जुमले बनाते जाएं, पॉइंटर्स निकालते जाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंट, मार्केट एनवायरनमेंट। अच्छा एक और बात, ये भी कोई लाजिम और मलजूम नहीं है कि आप मॉडल का नाम लिखें, लाजमी हो आप ये जो मॉडल का नाम लिखें कि मैं 5 फोर्सेस के हिसाब से एनालाइज कर रहा हूँ। अगर आपके पॉइंट्स ठीक हैं लेकिन आपने मॉडल का नाम नहीं लिखा, आपको मार्क्स मिलेंगे। आप बात सही कर रहे हैं एनालिसिस की, आपने मॉडल का नाम नहीं लिखा, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अपने ऊपर ये लाजिम मत कर लीजिएगा कि यार मैं जब तक मॉडल का नाम नहीं लिखूंगा मुझे आई आपसे जो है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, बात आप सही कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, कॉम्प्रिहेंशन सही है, आपको मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट यहीं से पढ़ के निकालते हैं। The World Health Organization characterizes obesity as a global problem which is expected to become much more serious over the next few years. Since 1980, the worldwide obesity levels have doubled, from which some authorities attribute to an increased consumption of processed foods. It is estimated that within the next 15 years, 2.2 billion people in the world will be overweight or obese. Currently, the highest concentration of overweight and obese people is in the USA. Other developed countries are fast approaching similar percentages, and some developing economies are experiencing similar trends। सर डेवलपिंग इकोनॉमीज कौन है? अगर आप यूएस और यूरोप की बात कर चुके हैं तो हु आर दीज डेवलपिंग इकोनॉमीज, कहाँ ये मार्केट्स आगे एग्जिस्ट कर सकती हैं? हाँ जी बताएं। अगर यूएस हो गया, यूरोप हो गया, तो फिर कहाँ इमर्जिंग मार्केट्स हैं? और एशिया, एक्सेलेंट सर, यहाँ पे बात हो रही है एशिया, एशिया विल फॉलो। और सऊदी अरेबिया और इंडिया तो खैर काफी आगे बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है तो हमारा नंबर नीचे है, लेकिन परसेंटेज वाइज ओबेसिटी में हम भी कोई कम नहीं है, बहुत आगे हैं हम भी ओबेसिटी के मामले में। 600 अरब। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भाई द मार्केट ऑफ, यूं समझें कि इस तरह के प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स की मार्केट एग्जिस्ट करती है। द प्रोडक्ट्स दैट एम टू हेल्प कंज्यूमर्स लूज वेट डज एग्जिस्ट एंड इज वन ऑफ द ग्रोइंग मार्केट्स। आप मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, द मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स helping lose weight does exist and it is in the growth phase
in USA, Europe. Asian markets are expected to follow these trends. Hence, the growth is also expected there in the future. सबसे पहली और प्राइमरी असेसमेंट हमारी ये है कि भाई आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिस मार्केट की बात कर रहे हैं, हाँ वो एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, बात सही है यहाँ। यूएस यूरोप में तो आज वो एक ग्रोथ फेज के अंदर है, लेकिन एशियन मार्केट्स में तो अभी वो सही से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई। खैर आज हो चुकी है, 2023 की हम बात करें, आज हो चुकी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2015 की, ठीक है ना। 2015 के परस्पेक्टिव से थोड़ी सी ये चीज हमें पुरानी, मतलब पुराने फैक्ट्स लग रहे हैं, लेकिन आज तो प्रॉपर एग्जिस्ट करती है, एशिया में भी प्रॉपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। The market for weight loss products can be segmented as follows: diet food products, weight management services, and weight management drugs and supplements. ठीक है। There are strong competitors in all segments of the market. हर segment of the market के अंदर strong competitors मौजूद हैं। Large international food processing companies are major producers of diet food products. Some smaller companies operate in particular market niches, यानी कि बहुत सारे competitors exist करते हैं in all the segments of the market. Multiple players exist. And the bargaining power of customer seems relatively high as there are multiple providers for each product. There are multiple companies or players offering their products. Hence, high margins do not seem possible unless with differentiation. जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ बेहतर नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको प्रीमियम पे करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जैसे और भी बैठे हुए हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी आपको क्यों, या कस्टमर आपको क्यों पैसे देगा, आपके ऊपर क्यों इतने ज्यादा जो है वो पैसे लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये तो बहुत राइट है, यही सही है। ये मैं यहीं से निकाल रहा हूँ, इधर की सेंटेंसेस पढ़ रहा हूँ, इससे ही पॉइंट्स निकालने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बार्गेनिंग पावर आपके कस्टमर की यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सप्लायर के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा हमें नहीं बताया इधर, ठीक है। A significant part of market comprises people who have been often repeatedly unsuccessful in dieting. For most dieters, the ideal solution would come in the form of a pill. Substitute products भी available हैं सर, यहाँ पे आपके substitute products भी आपके लिए यहाँ पे जो है अवेलेबल है, और एंट्री यहाँ पे जो है आपके लिए काफी स्मूथ है, एंट्री किया जा सकता है इस बिजनेस के अंदर। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया था had become very successful generating annual revenue, फलाना ये acquire हो गया। New entrants to the meal replacement have had an adverse effect on SP sales and profitability. The global market for meal replacement products is expected to grow, especially in relatively new markets. However, barriers to entry are low. Meal replacement के अंदर तो जो barriers to entry है वो काफी low है। Easy entry और availability of substitutes भी यहाँ पे आसानी से हो सकता है। अरे अरे ये क्या हो गया, barriers to entry, especially in the meal replacement segment जहां पे ये कंपनी काम कर रही है। segment
where SP is working, barriers to entry, especially in the meal replacement segment where SP is working, are very low, and many competitors have entered already. यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनोवेट करना पड़ेगा. SP would need to innovate to new categories. ये जुमला यहाँ लाजमी नहीं है, कोई लिख दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ना लिखे तो मार्क्स नहीं कटेंगे. वो मांग नहीं रहा कि कंपनी को यहाँ क्या करना चाहिए. जिम्नन एक बात का कनेक्शन बन रहा है, लिंक बन रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ. SP would need to innovate into the new segments as well as innovative products. ठीक है. फिर आ जाता है यहाँ पे आपके पास पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 के अंदर आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स लाइक पिल्स आर आल्सो अवेलेबल. अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि जो मील रिप्लेसमेंट वाला सेगमेंट है, इसमें बहुत कंपटीशन आ चुका है. बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर जो एंटर हो चुके हैं. शुरू में जो इनको सक्सेस मिली, वो सक्सेस इनको अब आगे यहाँ पे नहीं मिलती हुई जो है वो नजर आ रही. सो अपेरेंटली, एक मिनट दीजिएगा, ये फाइल सेव हो रही है. इनोवेशन को हम लिंक कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रॉब्लम चाइल्ड है. हाँ, ये कह सकते हैं कि यार ये नई मार्केट के अंदर आपको इनोवेशन के लिए एंटर होना पड़ेगा. यही आपके प्रोडक्ट का भी प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका मार्केट शेयर वक्त के साथ जो है वो बढ़ सकता है. यही सेंट्रल आइडिया है यहाँ. Apparently, market for the segment for meal replacement products segment for meal replacement products is with a lot of competitors and new innovative products are coming in. नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आर यहाँ पे आते चले जा रहे हैं. सही, शायद किसी पर रिएक्शन का क्लिक हो गया बटन. All right. Apparently, the segment for meal replacement products is with a lot of competitors and new and innovative products are coming in. SP को वहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होगा, उस मार्केट की तरफ जाना होगा, उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना होगा, ताकि वो अपना मार्केट शेयर उस तरह से बढ़ा सके. ठीक है. तो ये सिंपल सा 4.5 पॉइंट्स के अंदर हमने मार्केट को एनालाइज करके दे दिया. अब ये यहाँ पे हमसे कहते थे कि भाई एनालाइज करने के बाद, मार्केट को असेस करने के बाद, SP मार्केट एनवायरनमेंट को असेस करने के बाद कोई की रिस्क भी बताओ जो की रिस्क यहाँ पे फॉल करता है फिलहाल SP के लिए. ठीक ना. तो की रिस्क भी यहाँ पर हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं. सर अगर की रिस्क की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या क्या रिस्क समझ में आता है. एक तो सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमें ये समझ आती है कि भाई आप जिस प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंपेटिटर्स आ चुके हैं. आप अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो आप इस मार्केट के अंदर अपना बिजनेस लूज कर देंगे. प्राइमरीली एक बिजनेस रिस्क आपके ऊपर जो है वो यहाँ पे फॉल करता है. प्राइमरीली बिजनेस रिस्क यहाँ पे जो है वो फॉल करता है. अगर इस बिजनेस रिस्क को कंपनी लेके नहीं चलेगी आगे, और इसको नहीं समझ के आगे चलेगी, तो वो नए प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जा सकती. अब वो मील रिप्लेसमेंट मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुकी है, वो स्लो डाउन हो चुका है, उसकी लाइफ साइकिल में वो शायद डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है. अब नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो यहाँ पे नए प्रोडक्ट को लाने की जरूरत है. अदरवाइज द कंपनी वुड लूज देयर मार्केट शेयर. ठीक है. तो की रिस्क हमारे पास यहाँ पे बिजनेस रिस्क के पर्सपेक्टिव से, इसको यहाँ पे ऊपर लिखते हैं.
मेनली बिजनेस रिस्क, in the following manner. सर हम मार्केट डेवलपमेंट की भी बात कर सकते हैं, लिंकिंग टू ग्रो ट्रेंड इन एशिया वगैरह, हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी है ना, ये अपॉर्चुनिटी है। एशिया के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, गालिबन यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि भाई एशिया में ट्रेंड्स जो है वो स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। लेकिन एट द सेम टाइम फिलहाल अगर देखें तो जो इनका यूके में यूएस में बिजनेस चल रहा है, उसको बचाने के लिए इनको कोई ना कोई इनोवेशन या इस तरह की कोई ना कोई चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। सही, तो ये बोलने का मकसद है। बिजनेस रिस्क में यही बात आ जाएगी भाई, market for meal replacement is saturated and might have matured with many competitors. If the company does not, number one, come with innovative products, for US, Europe markets, or introduce current products in new and emerging markets, the company will lose its business and face losses. भाई कंपनी को दोनों करने की जरूरत है, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करे यूएस यूरोपियन मार्केट्स के लिए, जहां ये मार्केट्स नई ट्रेंड कर रही हैं एशिया वगैरह में, वहां अगर ये प्रोडक्ट्स चल सकते हैं तो वहां इंट्रोड्यूस करे। अगर नहीं करेगी तो सबसे बड़ा की बिजनेस रिस्क यहाँ पे ये है कि कंपनी बंद हो सकती है, यानी इसका प्रॉफिट गिरता जाएगा, मामला जो है वो नीचे आता जाएगा, और नीचे आते आते एक बड़ा नुकसान यहाँ पे कंपनी को जो है वो फेस हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम कंपनी यहाँ पे जो है वो फेस कर सकती है। तो कंपनी के ऊपर लाजमी मलजूम है कि कंपनी दो में से एक चीज को करनी है, या तो अपने करंट प्रोडक्ट्स को वहां लेके जाए जहां इसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है, जहां कंपेटिटर्स नहीं है, जहां लोग अभी भी इसको प्रेफर करेंगे, या फिर इसी मार्केट के अंदर नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, पेनिट्रेशन, कोई भी चीज आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट लेके आए, उसे मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करवाएं नए प्रोडक्ट्स को, या फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो आपके हैं कि ऐसी मार्केट में लेके जाए जहाँ पे इनकी जरूरत है। वैसे अगर एशिया में ये ट्रेंड आता है तो जरूरी नहीं है कि एशिया वाले पहले पुराने प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे फिर नए पे आएंगे। जो नए प्रोडक्ट्स यूएस यूरोप में ट्रेंड कर रहे होंगे वैसे ही प्रोडक्ट्स फिर एशिया में भी इंट्रोड्यूस होंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी वहाँ पे इंट्रोड्यूस जो है वो भारत नहीं होगी, तो उस पॉइंट के चांसेस कम है। लेकिन हो सकता है कि अभी कहीं पे इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है और ये इंट्रोड्यूस कराएं तो प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इनको बहरहाल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये बिजनेस को लूज कर देंगे। ये मेनली एक बड़ा बिजनेस रिस्क है जो यहाँ पे ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑपरेशनल टेक्टिकल ऐसी तो कोई बात इन्होंने हमें यहाँ पे बताई नहीं है, अगर बताई होती तो हम उसमें से भी रिस्क निकाल लेते। बिजनेस रिस्क ही यहाँ पे इन्होंने हमें बताया जो स्पेक्यूलेटिव की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है। सर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग से डिमांड नहीं बढ़ा सकते, नहीं एक्चुअली मार्केटिंग से कैसे डिमांड जो है बढ़ा होगा जब इतने सारे कंपेटिटर्स एक ही चीज दे रहे हैं, तो या तो प्रोडक्ट चेंज करो या प्राइस कम करो। अब एक चीज बहुत कंपेटिटर्स दे रहे हैं लेकिन लोगों का जो रुझान है, शुरू में इसने यहाँ पे हमें बताया था, इधर शुरू में यहाँ पे इसने बताया था कि भाई जो लोगों का रुझान है वो अब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पे उन्होंने बताया था, एक तो ग्लोबल रिसेशन, दूसरा ट्रेंड्स इन द वेट लॉस मार्केट अब ऑल्टर्ड। अब जब ट्रेंड ऑल्टर हो रहा है तो आप मार्केटिंग करके पुराने ट्रेंड पे कैसे वापस लेके जाएंगे। ये वही बात है कि नोकिया हार्डवेयर की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करता रहे, लेकिन अगर लोग सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट हो गए तो फिर वो हार्डवेयर को क्यों इतना ज्यादा जो है वो यानी यूं कह लो कि फोकस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो बेसिकली कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि भाई वो अपने प्रोडक्ट को या तो ऐसी मार्केट में लेके जाए जहाँ पे वो चल रहे हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट को चेंज करे, ये इनके प्रॉब्लम का हल है। दिस इज हाउ दे कैन बेसिकली ट्रांसफॉर्म देयर स्टार प्रोडक्ट्स
विच हैज बिकम प्रॉब्लम चाइल्ड नाउ, ये प्रॉब्लम उनकी जो है वो यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी को यहाँ पे सोचने की जरूरत है और अपना थोड़ा सा दायरा कार जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। और जो की रिस्क है, बिजनेस रिस्क, वो भी हमने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो हमारा ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब स्ट्रैटेजी ए और स्ट्रैटेजी बी को हमने समझना है। सर कैन यू जस्ट गिव अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ आंसर बिकॉज माय इंटरनेट गॉट डिस्कनेक्ट। तभी हमने ये बताया यहाँ पे कि भाई मार्केट का जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि आपकी जो मील रिप्लेसमेंट वाली मार्केट है, सेगमेंट जो है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। बहुत सारे कंपेटिटर्स वहां पे आ चुके हैं, बैरियर भी एंट्री के ऊपर जो है वो काफी कम है, लोग नए आ रहे हैं, मील रिप्लेसमेंट के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं। शुरू में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आप नहीं कर रहे। कमिंग फॉरवर्ड अब जो मार्केट्स एग्जिस्ट कर रही हैं उसके लिए 3 सेगमेंट्स बताए गए हैं। ये 3 सेगमेंट्स में बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रोथ आ रही है, तो ग्रोथ इन सेगमेंट्स के अंदर तो जो है वो स्टैंड आउट करती है। कंपनी को थोड़ा सा ये चीज देखनी है कि भाई सब्स्टिट्यूट भी हैं, बैरियर्स भी हैं एंट्री के ऊपर, ये सारी चीजों के सारे मसले मसाइल हैं। तो कंपनी को थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना होगा और इनोवेट करने के साथ साथ नई मार्केट्स को एक्सप्लोर भी यहाँ पे करना होगा। हो सकता है वो नई मार्केट्स में रिसेशन भी ना हो, जो रिसेशन आज रीजन बना हुआ है, नई मार्केट्स में वो रिसेशन भी ना हो, तो उस रिसेशन के ना होने की वजह से भी बिजनेस काफी अच्छा जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो दिस वाज एन इंडिकेटिव आंसर फॉर द रिक्वायरमेंट 1, पहली रिक्वायरमेंट। अब अगर किसी का ज्यादा पार्ट मिस हो गया तो वो रिकॉर्डिंग में दोबारा से देख लीजिएगा, मैं क्लास के बाद इसको जो है वो अपलोड कर दूंगा पूरा। और अब हम असर की नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, तकरीबन जो है वो 20 मिनट का ब्रेक करते हैं। 20 मिनट के बाद हम पार्ट बी और पार्ट सी सॉल्व करेंगे, यानी स्ट्रैटेजी ए और स्ट्रैटेजी बी। ठीक है, चलो एक असर की नमाज का यहाँ ब्रेक कर लेते हैं।